हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम बात करते हैं एकेडमिक ग्रोथ। जो स्टूडेंट एकेडमिक में आना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया में आना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में, हर एक एक्सपर्ट से हम बात करते हैं उनके भविष्य के, उनके फ्यूचर प्लान की और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके, उस पर हम बात करते हैं। आज हम हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार झा सर के साथ। वेलकम सर। कि एक बहुत लंबा अनुभव रखते हैं मीडिया फील्ड में, एकेडमिक में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है तो हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ही सर से बात करेंगे। अगर आपको इसके अलावा जानना है कुछ भी चीज़ों में तो आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर डिपार्टमेंट हेड हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और नहीं तो मेरे पे कमेंट कर सकते हैं। सर, हायर एजुकेशन में जब बच्चे आना चाहते हैं, कई बार उनको मेंटरशिप सही नहीं मिल पाती, तो सही मेंटर होना कितना महत्वपूर्ण है और बच्चे सही मेंटर चुन कैसे सकते हैं? मेंटर एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेंटर की जो व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि जो बच्चे जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनकी जो साइकोलॉजिकली कुछ के साथ साथ जो उनकी एकेडमिक और बाकी जो चीज़ों में कहीं कहीं जो उनकी लैकिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम को वो ठीक तरीके से हल करें। और मेंटर थोड़ा सा उनकी पसंद का हो और लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ठीक करे और उनको उनके अंदर की जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको वो बहुत ही फ्रेंडली अगर सुधारेंगे तो वे ये खेल खेल में ही इसमें सुधार हो जाएगी। और मेंटर का मतलब केवल एकेडमिक ही नहीं होता है, नॉन एकेडमिक को भी जो ठीक करना होता है, तभी किसी भी स्टूडेंट का कंप्लीट जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, उनके बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं और एकेडमिक में जो कुछ भी कमियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें बुनियादी हैं। मेंटरशिप के कारण से उनके ऊपर नज़र भी रखी जाती है और पढ़ाई लिखाई में अगर वो पिछड़ रहे हैं किसी सेमेस्टर में तो उनके ऊपर भी क्यों जो है पिछड़ रहे हैं, ऐसा उनकी गाइडेंस होती है। और जो लोग मेंटर जो टीचर स्टूडेंट भी अगर चूज़ करते हैं तो ये थोड़ा कंफर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन जो मेंटर जो बनते हैं उनको ये चाहिए कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रखा जाए ताकि उनका कंप्लीट जो है उनका डेवलपमेंट हो। स्ट्रगल भी करें, हार्डशिप भी फेस करें। यस यस यस। ठीक है। जो हार्डशिप और स्ट्रगल की जो आपने बात कही है, तो वो स्ट्रगल तो है ही, लेकिन उस स्ट्रगल के साथ साथ वो इनको ये बताया जाए कि स्ट्रगल के फायदे क्या हैं और अगर वो जितना ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में बार बार उनको नहीं ज़्यादा इनको रखना चाहिए। सर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये बिहार में है, मोतिहारी जिले में। तो आपने अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल, यहाँ पे रूरल के भी बच्चे आते हैं, तो हर तरह के बच्चों को आप देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोनों के एजुकेशन में, प्रेजेंटेशन में या कम्युनिकेशन स्किल में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक किस तरीके से ब्रिज बनाया जा सकता है और कैसे वो बच्चे जो रूरल से या सेमी अर्बन से आ रहे हैं वो अर्बन के बच्चों की तरह इक्वली अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? रूरल एरिया में आमतौर पर जो कम्युनिकेशन स्किल की जो बात होती है उसमें उस तरह की उनके पास उनकी जो है पढ़ाई स्कूलों में कम होती है और ऐसा एक्सटेम्पो वाला काम जो है वो होता नहीं है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर की बहुत ज़्यादा जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए आमतौर पर बच्चे जो है रिटर्न में तो बहुत अच्छा करते हैं, हिंदी हो अंग्रेजी हो किसी में भी हो, लेकिन जो एक बोलने की जो होती है या अपनी बातों को ठीक से रख पाने की जो कला होती है उस मामले में थोड़ा बच्चे जो है उससे वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की उन्हें ना तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना तो ऐसा उनको एक्स्ट्रा करिकुलर के जरिए मौका मिलता है। लेकिन उसके उलट अगर हम कॉस्मोपॉलिटन की बात करें या अर्बन की बात करें तो वहाँ उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक्सपोजर जी हाँ, इसलिए स्किल कम्युनिकेशन स्किल के मामले में वो थोड़ा सा रूरल एरिया से आगे हो जाते हैं। सर, जब क्योंकि मीडिया फील्ड बहुत फैसिनेटिंग है, फिल्म, पत्रकारिता ये बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करती है, तो इस फील्ड में आने के बाद भी बच्चे अपने एक कंपैटिबिलिटी और ओरिजिनलिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? हाँ, वो तो जो विधा है मीडिया के अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, जी। वो चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो या सिनेमा हो या वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, ये तमाम या जो बड़ा फील्ड है आजकल आ गया है, जो पॉडकास्ट है, डिजिटल जर्नलिज्म है, तो उसमें वो जितनी ज़्यादा वो सृजनशीलता वो रखेंगे, कायम करेंगे और जितना ज़्यादा उनके अंदर इनोवेटिव आइडिया होंगे, उसी की आज के ज़माने में मार्केटिंग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल में ढेर सारी इसी प्रकार की खबरें हैं, जैसे कॉफ़ी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जी। अगर वो सारे अखबार वाले और जो डिजिटल वाले हैं उनको भेजते रहते हैं,
लेकिन जब उनके पास जब चीज़ें आ जाती हैं, वही खबरें कि फिर वो गूगल नहीं लेने लगता है। तो गूगल के पास तो ऐसी इस प्रकार की खबरों की स्टोरेज होती है, लेकिन कॉफ़ी पीने के एक दिन में कितने कॉफ़ी पीने से कितना फ़ायदा होगा, अगर ये खबर अगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए या अखबारों के ज़रिए अगर अगर गूगल के पास जाए तो गूगल की लाइक बढ़ती है। लेकिन एक ही टाइप की खबरें बार-बार देने से गूगल में भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसकी जो लाइक है, वो लाइक जो है वो कम होती है। तो नई-नई खबरें, नई-नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आनी चाहिए, तो जिससे गूगल को भी फ़ायदा मिलेगा और जो लोग इसको उससे जुड़े हैं, जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। एक बात और कहना है मुझे कि जब तक कि खबर में कोई तथ्य नहीं होगा, फैक्ट्स नहीं होंगे, जब तक कि आप उसको कोई वैज्ञानिक आधार पर अगर आप उस खबर को नहीं तैयार करेंगे और केवल सनसनी फैलाने के लिए खबर आप भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे डिजिटल हो, चाहे पॉडकास्ट हो, वो ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर सकता। सर ने अभी आपको एकेडमिक के साथ में जो फील्ड का एक्सपीरियंस है एक पत्रकारिता का, उसके बारे में कम समय में ही सर ने उन सारी चीज़ों को कवर किया। सर एक चीज़ और पूछेंगे, कुछ बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको एकेडमिक में जाना होता है, पत्रकारिता ना करके। लेकिन वो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट में जो उनको पढ़ाई जा रही है, थ्योरी और चाहे प्रैक्टिकल, वो डिपार्टमेंट में पढ़े, फिर घर चले गए। सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, इनका क्या बेनिफिट हो सकता है उनकी लाइफ में और इससे वो कैसे जुड़ सकते हैं? ये जो सेमिनार है, वर्कशॉप है, ये एक उनके एकेडमी का एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है। दोनों होने चाहिए, थ्योरी तो पढ़नी ही चाहिए, थ्योरी के साथ-साथ जो है ये सेमिनार, वर्कशॉप में हिस्सा लेना और इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे डिबेट हो या चाहे कोई निबंध की कोई जो प्रतियोगिता हो या क्विज़ कॉन्टेस्ट हो, उनमें जितनी ज़्यादा उनकी भागीदारी होगी, उतना ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ उनकी जनरल नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी और कहीं न कहीं हम बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे कराते हैं, जो कि मीडिया से ही हमको कनेक्ट करते हैं। और मीडिया जो है वो एक फोकल पॉइंट होता है, तो इसलिए केवल और केवल किताबी ज्ञान अगर हम कोई भी मीडिया का स्टूडेंट अगर ले ले, तो वो कंप्लीट जो है ना तो वो जर्नलिस्ट बन सकता है और ना ही वो कंप्लीट एकेडमिशियन बन सकता है। इसलिए वो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ में भाग ली जाए और उसमें पर जो है पेपर का भी जो है प्रेजेंटेशन भी वो करें और साथ-साथ जितने भी रिसर्चर आते हैं, उनकी भी बातों को सुने और अलग-अलग डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट अलग-अलग तरीके की बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हज़ार किताबों को पढ़ने के बजाय अगर हम 2 घंटे, 4 घंटे अगर हम कोई अगर सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो बहुत सारी ज्ञान हमें अर्जित हो सकता है। सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई। आप सेमिनार में जाएँगे, सेमिनार में हेड, डीन ये इकट्ठा होते हैं, वो अपना एक लंबे समय का एक्सपीरियंस आपको कम समय में शेयर करते हैं। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सर एक चीज़ और होती है नेटवर्किंग। जैसे मीडिया में आओ तो बोला जाता है कि नेटवर्किंग आप बनाना चाहिए, आपको बेनिफिशियल होगा। अच्छी तरीके एक पॉजिटिव वे में नेटवर्किंग कैसे स्टूडेंट डेवलप कर सकते हैं? नेटवर्किंग का लोग कई बार उसको नेगेटिव अर्थ में भी लेते हैं। नेटवर्किंग का ये है कि अगर आप पर्यावरण पर लिखना चाहते हैं, कोई युवा पर लिखना चाहते हैं, कृषि या महिला जनित समस्याओं पर लिखना चाहते हैं, तो उनसे जुड़ी जितनी भी किताबें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं और साथ-साथ जो लोग पर्यावरण विधा पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हों, उन सबके साथ संपर्क रख के काम करने से आप अच्छे लेख भी तैयार कर सकते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और कभी अगर आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया जाए, तो आप ऐसे एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। तो नेटवर्किंग के ज़रिए आपको ये पता चलता है कि कौन जो है कितने काम का है और हम उनसे किस प्रकार का अपने पत्रकारिता के हिसाब से कितना हम लाभ ले सकते हैं, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि पत्रकार अपने लिए तो काम करता नहीं है, वो तो जन सरोकार के मुद्दों को उठाता है। तो ऐसी स्थिति में नेटवर्किंग तभी फ़ायदेमंद है जब आप कुछ काम करें और काम ऐसा करें जिनमें कि उनको भी जोड़ें और ऐसे जब आप कार्यक्रम करते हैं तो इससे भी जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जी। सर क्या होता है कि जैसे हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल की, कई बारी जैसे आपने नेटवर्किंग की अभी बताई या राइटिंग के बारे में आपने काफ़ी गाइडेंस दिया। तो कई बार किसी न किसी एक चीज़ की कमी की वजह से या कभी-कभी आदमी उस समय उस मानसिक रूप से रेडी नहीं है, तो बच्चे कई बारी फेल्योर को फेस करते हैं। लेकिन 1-2 बार जब फेल्योर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि डिमोटिवेशन से फिर से वो कैसे एक बार अपने आप को रिचार्ज करके और फिर से फ्रंट पे आ जाएँ? जैसे कोई
व्यक्ति कुछ लेख लिखता है और अखबारों में देता है और वो लेख जो है बार बार रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन उसी विधा पर लेख जब छपे और वो अपनी लेख की तुलना प्रकाशित लेखों से करे, तो उसे ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि उस लेख में क्या कमी थी, बजाय कि कुछ और आरोप लगाएं या किसी के बारे में नकारात्मकता सोचें। उसी प्रकार से कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया है तो वही अपने को इंट्रोस्पेक्शन करे कि हमें क्या कारण से हम सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। हमारे यहाँ तो मिड टर्म और एंड टर्म दोनों की जो है कॉपियाँ दिखाई जाती, और जो बच्चे टॉपर होते हैं उनकी कॉपी भी हम, जो बच्चे कम आईक्यू वाले हैं या कम पढ़ते हैं या मार्क्स कम लाते हैं, उनको भी हम कॉपी दिखाते हैं, ताकि वो समझ सकें कि आंसर अगर किसी ने लिखा है तो आंसर का पैटर्न क्या है और आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर जो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर राइटिंग स्किल्स और एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति और लेखन की शैली, ये दो अगर हम ठीक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा अगर फेल कर गया किसी कारण से तो वो अपने को सुधार नहीं सकता। कई ऐसे हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो किसी कारण से वो फेल हो गए, लेकिन दोबारा जब उनको मौका मिला तो वो फिर जो है से बैक पेपर उन्होंने क्लियर किया, और आज हमारे ही छात्र कुछ अखबारों और कुछ चैनल में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और बढ़िया खबरें जो है सो वो जो ब्रेक कर रहे हैं, जिसको हम सोशल मीडिया पर भी उनको हौसला अफजाई के लिए डालते रहते हैं। और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी हम बताते रहते हैं कि देखो ये बैक पेपर तो उसका बच्चे का किसी कारण से हो गया, लेकिन जब वो उसमें सुधार आई तो आज पत्रकारिता जगत में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर, जैसे कुछ बच्चे जब एडमिशन लेने वाले होते हैं तो मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती। मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का है, कितने सारे इसमें फील्ड अलग अलग है, पीआर है, एडवर्टीजमेंट है और भी बहुत सारे। तो कुछ ऐसे कॉमन मिथ जो कि आप बच्चों को बहुत समय से देख रहे हैं एडमिशन जब लेते हैं, तो कॉमन मिथ ऐसा जो बच्चों को रहता है मीडिया डिपार्टमेंट और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि आप क्लियर करना चाहें। नहीं, वो जो बच्चे आते हैं बैचलर में, तो बैचलर में तो कोई भी बच्चा जो 12th करता है और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो पूरा करता है, या वो सीयूटी के जरिए या बाद में फिर जैसी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था होती है उसके अनुसार वो फिर वो आते हैं, एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद अगर उनको सही में पत्रकारिता पढ़ाई का कोर्स करनी है तो फिर उनको अखबार पढ़ना, न्यूज़ चैनल को देखना, और साथ में जो सृजनात्मकता जो शक्ति होनी चाहिए, समझने की जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ लिखने लिखने के लिए उनकी जो है एक जो टैक्ट है उसको करना चाहिए, और साथ साथ टीवी के जो है सब जो कैमरे हैं उनको भी फेस करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि 2 साल 3 साल में वो बच्चे जो है सो तैयार हो सके। निश्चित रूप से बाकी सभी विधाओं से मीडिया जो है काफ़ी अच्छी है, मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेम्पो है और बहुत ज़्यादा जो है सो ब्रेक भी है, और उससे जो है बहुत कम समय में आपका नाम जो है सो देश और दुनिया में हो सकता है। लेकिन ये जो एक जो से तिलिस्म का जो बाज़ार है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग देखें, और ये एक प्रकार का एक फ़ोबिया भी है, तो अक्सर बच्चे जो है इसी फ़ोबिया के शिकार हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम एंकर बनेंगे और हम रातों रात जो है हम श्वेता सिंह जो है वो बन जाएंगे या अंजना बन जाएंगे या जैसे चित्रा त्रिपाठी बन जाएंगे। लेकिन चित्रा त्रिपाठी का जो संघर्ष है उस संघर्ष को बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए वो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल और केवल टीवी का फेस जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल ही केवल ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जितनी जानकारियाँ, जितनी आपको डेप्थ नॉलेज सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल की होगी, उतना ज़्यादा आप मैच्योर्ड हो सकेंगे, ताकि जब कभी आपको मौका मिले टीवी पर आज एंकर करने के लिए, तो आप काफ़ी सारी जानकारियाँ भी आप जनता को दे सकें, और वो इंस्टेंटली देने पड़ते हैं। तो उसमें जो है अगर आपके पास किसी विषय के बारे में कोई चर्चा हो रही है, नॉलेज अगर है, तो आप अपनी बातों को ठीक तरीके से कह सकते हैं। तो इसलिए भाषा के साथ साथ जो तथ्य है, फैक्ट है, उसकी जानकारी, और साथ साथ इतिहास बोध और भारत बोध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप जो है सो जब आप टीवी पर आएँ और अपनी बातें कहें तो लोग जो है आपकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, या हिंदी हो या चाहे अंग्रेजी हो। आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे चैनल में जो हिंदी में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आते हैं, तो इनकी दोनों जो भाषाओं में समान पकड़ होती है। जैसे गौरव सामंत हैं, दोनों चैनल में आते हैं, इंडिया टुडे में भी आते हैं और वो आज तक में भी आते हैं। राहुल कंवर हैं जैसे, तो कंवर वो भी हिंदी में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आते हैं। मीडिया में तो जितने ज़्यादा अगर लैंग्वेज आपको पता होगा
उतना ही बेहतर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लोकल लैंग्वेज भी पता हो तो वो भी अच्छा हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, एडवर्टीजमेंट या पीआर, या फिर जो एकेडमिक में आकर के उसको प्रोफेशन या रिसर्च में जाना है, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? बुनियादी जो ज़रूरत है कि अपनी एक तो भाषा, जिस भी भाषा को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, एक तो उस भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और साथ-साथ एक और भाषा जैसे हिंदी में आप करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में भी आपको उतनी ही आपको पकड़ होनी चाहिए। तो एक तो दोनों भाषाओं में समान अधिकार, बोलने में और लिखने में, ये एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है कि जो इतिहास जो है, उस इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप यह मत सोचिए कि मैं राजनीति की खबर करूँगा या स्पोर्ट्स की करूँगा। जिस भी चैनल में या किसी भी अखबार में आप जाएँगे, तो वो कोई भी आपको बीट दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और बीट अक्सर बदलते भी रहते हैं। तो उस स्थिति में अगर आपकी पकड़ माने भाषा पर नहीं है, और आपके पास इतिहास बोध और तथ्यों के पर पकड़ नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है। एंकर एक टीवी की पूरी दुनिया की जो चैनल, उसकी एक सेगमेंट है, इसलिए सीधा एंकर में जाना ज़रूरी नहीं है। और जो लोग एंकर में जाते हैं, उसके बाद वो इनपुट में भी जाते हैं, आउटपुट में भी जाते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए आप एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे। उसी प्रकार से अखबार की दुनिया में भी कोई सोचे कि मैं केवल रिपोर्टिंग करूँगा, ऐसा नहीं है। वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, एडिटर का डिसीजन होता है कि किसी को रिपोर्टिंग में रखें या डेस्क में रखें। आप दोनों ओर से तैयार रहें। उसी प्रकार से जैसे आपको एंकर बनाता है, तो एंकर के लिए भी तैयार रहिए, इनपुट और आउटपुट में भी जाने को तैयार रहिए। इस प्रकार से जब आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ज़्यादा और बेहतर हो जाता है। कि इतने समय में सर ने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, मतलब जितने अधिक से अधिक सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, उस सब की नॉलेज रख सकते हैं, समाहित कर सकते हैं अपने आप में, तब आप मीडिया में आइए। रीज़न क्या है कि अगर आप केवल अट्रैक्टिव चीज़ें देख करके आ जाते हैं, तो हो सकता है कि सक्सेस ना हो पाए, क्योंकि मीडिया फील्ड बहुत स्ट्रगल वाला है। अगर सर यहाँ पे हैं तो वाकई में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और जिन लोगों को भी आप फ्रंट पे फेस देखते हैं, उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पढ़ा है, तब वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे किसी भी तरह के, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।